डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रवास माइग्रेशन। लोगों का व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपने निवास स्थान का स्थायी या अर्धस्थायी रूप से परिवर्तन प्रवास कहलाता है। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, स्थायी या अर्धस्थायी रूप से, ध्यान रखिए इन शब्दों को। प्रवास जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक भी है। प्रवास मुख्यतः दो कारकों का प्रतिफल है। पहला है प्रतिकर्ष कारक, जिनको पुश फैक्टर कहते हैं। ये कारक जहाँ से प्रवास होता है वहाँ कार्य करते हैं, जैसे वहाँ की गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक व धार्मिक उत्पीड़न आदि। इनसे परेशान होकर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए प्रवास करते हैं। दूसरा है अभिकर्षण कारक, पुल फैक्टर। ये कारक जहाँ के लिए प्रवास होता है वहाँ कार्य करते हैं। जैसे जिस स्थान के लिए अपन जा रहे हैं वहाँ बेहतर रोजगार के अवसरों का होना, बेहतर जीवन स्तर, अनुकूल सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियाँ। तो पूछा जाता है कई बार प्रवास के कारक। अब हम बात करते हैं प्रवास के प्रकारों की। तो प्रवास जो है उसको मुख्य रूप से तीन भागों में आप लोग बांट सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, एक राष्ट्र की सीमा से दूसरे राष्ट्र की सीमा के भीतर होने वाले प्रवास को या जनसंख्या के स्थानांतरण को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। इससे भी बड़ा एक कंसेप्ट और हो सकता है अंतर महाद्वीपीय प्रवास, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को होने वाला प्रवास। दूसरा हम लेते हैं राष्ट्रीय प्रवास या अंतर प्रादेशिक प्रवास। मतलब एक ही राष्ट्र की सीमा के भीतर होने वाला प्रवास राष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा, या इसको अपन यूँ भी कह सकते हैं कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में होने वाला प्रवास अंतर प्रादेशिक प्रवास कहलाएगा। दोनों समानार्थक मान सकते हो। तीसरा है क्षेत्रीय प्रवास या अंतः प्रादेशिक प्रवास। एक ही क्षेत्र के भीतर या एक ही प्रदेश के भीतर होने वाले प्रवास को क्षेत्रीय या अंतः प्रादेशिक प्रवास कहेंगे। प्रवास के कारण, देखिए प्रवास के अनेक कारण हो सकते हैं। ये कारण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, सुनामी, जलवायु परिवर्तन, महामारियों से लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक हो सकते हैं। पहला हम बात करते हैं आर्थिक कारणों की। तो प्रवास का मुख्य उद्देश्य आर्थिक होता है। 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का एक मुख्य उद्देश्य था बाहरी प्रदेशों में कृषि भूमि की प्राप्ति। यूरोपीय लोगों में इसी कारण उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया में प्रवास किया। इन लोगों ने किया मतलब क्योंकि यूरोप में कृषि भूमि की कमी थी। इसके अलावा मुख्यतः लोग रोजगार पाने के लिए ही प्रवास करते हैं। दूसरा है सामाजिक व धार्मिक कारण। तो भारत में स्त्रियों के प्रवास की मात्रा काफ़ी ऊंची है, क्योंकि विवाह के बाद स्त्रियां अपने माता पिता के घर से पति के घर प्रवास करती हैं, जो कि एक सामाजिक कारक है। धार्मिक, अल्पसंख्यक असुरक्षा की भावना के कारण अपने धर्म के बहुसंख्यक लोगों के साथ रहना चाहते हैं। हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों से मुसलमानों का मुसलमान बाहुल्य क्षेत्रों की ओर प्रवास करते देखा जा सकता है। तीसरा है राजनीतिक कारण। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यह प्रवास का मुख्य कारण रहा है। भारत व पाकिस्तान विभाजन के समय बड़े पैमाने पर लोगों का प्रवास हुआ। इसी प्रकार रवांडा, बुरुंडी, सोमालिया व अन्य अफ्रीकी देशों में गृह युद्ध के कारण इन देशों से पड़ोसी देशों में शरणार्थियों का स्थानांतरण बड़े पैमाने पर जारी है। चौथा है जनसांख्यिकीय कारण। तो आयु एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय कारक है।
युवा लोग ज़्यादा गतिशील होते हैं। युवाओं के अलावा बच्चे व वृद्ध लोगों में कम गतिशीलता पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं तकनीकी विकास। तो ज़्यादा उच्च तकनीक से युक्त लोग नए क्षेत्रों पर आक्रमण कर उन्हें विजित कर सकते हैं। जैसे प्राचीन समय में यूरोपीय लोगों के पास बेहतर पानी के जहाज थे, अतः उन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व कई द्वीपों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके कारण आने वाले समय में वृहद स्तर पर व्यक्तियों का स्थानांतरण हुआ। छठा है सूचना का प्रसार। शिक्षा, सांस्कृतिक संबंध तथा स्थानिक अंतरक्रिया द्वारा सूचना का प्रसार होता है, जो जनसंख्या प्रवास की संभावना को बढ़ाती है। वर्तमान में भारत से उच्च स्तर के आईटी पेशेवरों व तकनीकी विशेषज्ञों का विकसित देशों की ओर प्रवास हो रहा है। आकांक्षाओं के स्तर में वृद्धि। आज के इस उपभोक्तावाद के युग में लोग भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं, अतः अच्छी नौकरियां प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। मुख्यतः इसी कारण भारतीय इंजीनियर व डॉक्टर अमेरिका की ओर पलायन कर रहे हैं। नेक्स्ट है शासकीय नीतियां। सत्ता द्वारा स्वीकार की गई दबावमूलक नीतियां भी प्रवास को प्रोत्साहित करती हैं। जैसे वियतनाम से चीनी लोगों का निष्कासन, युगांडा से एशियाई लोगों का निष्कासन। प्रवास के परिणाम। तो पहला है आर्थिक परिणाम। प्रवास के आर्थिक परिणामों के मापन में मूल्यांकन की समस्या आड़े आती है, लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि प्रवास के फलस्वरूप उद्गम स्थान तथा गंतव्य स्थान दोनों के आर्थिक स्तर में वृद्धि होती है। गंतव्य स्थान पर जब प्रवासी कार्य करते हैं तो वहाँ के उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे वहाँ के आर्थिक स्तर में वृद्धि होती है। उद्गम स्थान के आर्थिक स्तर में वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि वहाँ प्रवासी समय समय पर धन आदि भेजते रहते हैं। सामाजिक परिणाम। प्रवास के कारण गंतव्य स्थान के सांस्कृतिक संगठन व निर्जातीय संरचना में परिवर्तन हो जाता है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक संगठनों और निर्जातीय समूहों में परस्पर अंतःक्रिया के फलस्वरूप कभी कभी संघर्ष की स्थिति भी बन जाती है। उदाहरण के लिए श्रीलंका के उत्तर में स्थित तमिल बस्तियां नस्लीय संघर्ष का शिकार हो रही हैं। राजनीतिक परिणाम। प्रवासी अपने गंतव्य देश की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये अल्पसंख्यक प्रवासी समूह एक खासा वोट बैंक का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेट ब्रिटेन में एशियाई समूह राजनीतिक पक्षों के लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है, जो चुनाव परिणामों में पर्याप्त परिवर्तन ला सकता है। इसके अलावा प्रवासियों की उपस्थिति उद्गम तथा गंतव्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम जनसांख्यिकीय परिणाम। तो आंतरिक प्रवास के फलस्वरूप जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के फलस्वरूप कुल संख्या के साथ साथ जनसंख्या संगठन में भी बदलाव आता है। प्रवास के फलस्वरूप उद्गम क्षेत्रों में आश्रित लोगों की संख्या बढ़ जाती है, महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए लिंगानुपात में भी वृद्धि हो जाती है। अगर शिक्षित लोगों का प्रवास वहाँ हुआ है तो शिक्षा के स्तर में कमी आती है। केरल जैसे राज्यों में उच्च लिंगानुपात का मुख्य कारण पुरुष प्रवास ही है। इसके विपरीत गंतव्य क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए महिला उत्पीड़न बढ़ जाता है, महिलाओं का शोषण होने लगता है, लिंगानुपात में कमी हो जाती है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में यह स्थिति देखी जाती है। पर्यावरणीय परिणाम। तो गंतव्य स्थानों पर तो संसाधनों का दोहन तीव्र गति से होने लगता है, जिससे वहाँ प्रदूषण की समस्या बढ़ने लग जाती है। इसके विपरीत उद्गम स्थानों पर संसाधनों का दोहन बिल्कुल नहीं होता, अतः दोनों स्थानों के दूरगामी परिणाम विपरीत आते हैं, अर्थात सतत विकास के लिए यह एक चुनौती है।
सांस्कृतिक परिणाम। प्रवास के फलस्वरूप विभिन्न संस्कृतियों की विचारधाराओं में आदान प्रदान होता है। प्रत्येक प्रवासी अपने पैतृक संस्कृति का प्रसार करना चाहता है, जिससे सभ्यता व संस्कृति समृद्ध बनती है। इससे धर्म व भाषाओं का रूपांतरण होता है, भाईचारे की भावनाओं में वृद्धि होती है। अंततः अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना का विकास होता है। इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। धन्यवाद।